कई पीढ़ी की पीढ़ी मजदूर अपना गांव छोड़ करके महाराष्ट्र में, राजस्थान में मजदूरी करके जी रहे थे। कई बच्चे पढ़ रहे थे। वो एक तरह से उन्होंने गांव छोड़ करके अपने जीवन का जो रूप था वहां बना लिया था। अब वो सब गया बिगड़। जो जहां वो रहते थे वो स्लम एरिया बन गया था। जमीन सरकार की थी, सरकार जमीन खाली नहीं करा पा रही थी। अब वो सब जमीन, उसमें ताला तो बंद नहीं होगा स्लम एरिया में, तो स्लम एरिया में जब ताला नहीं बंद होगा तो सरकार जमीन खाली हो गई, सरकार को सुविधा हो गई। तो ये जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपने अपने राज्यों से उन्होंने मजदूरों का पलायन कराया, इसलिए कराया कि हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश में जो रोजगार के बाद में रोजगार की स्थिति होगी, उस रोजगार की स्थिति में स्थानीय लोगों को वरीयता मिले और ये बाहर के लोग चले जाए। जब योगी सरकार कहने लगी कि हम अपने प्रवासियों को रोजगार देंगे, तब उनकी राजनीति रही की रही रह गई। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि लाखों की संख्या में महाराष्ट्र से, राजस्थान से, दिल्ली से, गुजरात से मजदूरों का पलायन हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रेन के माध्यम से या फिर सड़क मार्ग से ही बहुत सारे आम लोग, मजदूर भाई भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये सवाल यह है कि उनके आंसू पोंछने की बजाय उस पर जमकर सियासत हो रही है और इसीलिए इस विषय पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी। हम इस विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। गुरुजी, ये बताइए कि उन मजदूरों का, उन आम लोगों का आंसू पोंछने की बजाय जमकर सियासत हो रहा है। अब महाराष्ट्र से ये आवाज उठ रही है कि अब हम उन्हें अपने राज्य में आने नहीं देंगे, हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी उन मजदूरों को आने के लिए। फर्स्ट लॉकडाउन जब घोषित हुआ था तो भारत सरकार ने क्या कहा था? भारत सरकार ने यही ने पहले लॉकडाउन में कहा था कि जो जहां हो वहीं रहे, और राज्य सरकारों से निवेदन किया था कि आपके यहाँ जो प्रवासी लोग हैं उनके रहने, खाने, सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको अपने घर में ही रहने को कहा जाए। यही कहा था पहले में। आपने देखा होगा कि पहले ही लॉकडाउन से क्या हुआ था, भगदड़ मचने लगी थी, कुछ दिनों के लिए भगदड़ मचने लगी थी। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकारों ने काम नहीं किया, तभी तो भगदड़ मची। अगर राज्य सरकारों ने मजदूरों की सुविधाओं का ख्याल रखा होता तो मजदूर वहां से क्यों भागते? दूसरे लॉकडाउन में स्थिति और खराब हो गई, तीसरे में तो एकदम में बदतर हो गई। क्यों बदतर हुई? इसलिए बदतर हुई कि उन सरकारों ने जो प्रवासी मजदूर बिहार उत्तर प्रदेश के थे, उन बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों का ख्याल ही नहीं रखा। वो अपने प्रदेश के नागरिकों पर विशेष केंद्रित रहे और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते रहे। उसको उन्होंने, जो प्रवासी मजदूर उन राज्यों में थे, उनको उन्होंने ऐसे अराजक रूप में छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कई बार अफवाह उड़ा करके कि ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, लाखों मजदूरों को जुटा लिया गया और फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज चला के भगा दिया गया। ये सब झूठ था। यह एक भयंकर राजनीति है। यह राजनीति इस बात का है कि ये जो महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, हरियाणा है, जो राज्य थे, इन राज्यों में हमेशा यह मांग होती रही कि उत्तर भारतीय लोग हमारा राज्य छोड़ें। क्यों छोड़ें? कि हमारे लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बाहर के मजदूर आकर के रोजगार छीन रहे हैं। तो कोरोना ने उनको मौका दे दिया और ये जो मजदूर विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में जब हैं, इनका कोई लिस्ट तो है नहीं, इनका कोई सूचीबद्ध तो है नहीं, पता ही नहीं कितने मजदूर हैं। अब जब संकट में पड़े तो सारे मजदूर बर्रे की खोता की तरह निकलने लगे। तो अब तो पहले समस्या ये होगा, और अब उनको क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि वो भूखों थे, वहाँ पैसा उनके पास था नहीं, रोजगार बंद थे, काम धाम हो नहीं रहा था, तो क्या करते वहाँ रख करके? तो वो लोग अपने गांव की तरफ लौटने लगे। गांव की तरफ लौटने के लिए साधन बंद थे, ट्रेन बंद थे, ठीक है, बस बंद थे, तो क्या करते? तो कुछ लोग पैदल चलने लगे। ये जिद था उनका पैदल चलने का, और उसका मौसम भी थोड़ा ठीक था, जिद था, वो पैदल चलने लगे। कई जगह एक्सीडेंट में वो मारे भी गए, कई जगह ट्रेन पर वो सो गए। मतलब उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा मजदूरों ने कि हमारा कि ट्रेन बंद है, तो उनको चिंता नहीं, ट्रेन तो बंद है, पटरी पर सो जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रेन चल रही थी,
जो मालगाड़ी थी वो आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रेन चल रही थी। ये बताने का काम किसका था? राज्य सरकारों का था। महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, अत्यंत खराब है। पूरे देश में जितना कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उसका 44-45% कोरोना संक्रमित सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, लगभग 55,000 से ज्यादा। ठीक है। और जो मरने वालों की संख्या उसमें आधा सिर्फ महाराष्ट्र से है। अब देखिए मजा, तो महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बदतर है। इसका मतलब है कि वहां सरकार काम नहीं कर रही है। जो धारावी क्षेत्र है जहां मजदूरों की अधिक संख्या है वहां कोरोना एकाएक फैला। अब उस समय कुछ तबलीगियों ने फैलाया, कुछ महाराष्ट्र के लोग विदेश में बहुत रहते हैं तो वो विदेश से भगाए गए तो महाराष्ट्र है उन्होंने फैलाया, तो महाराष्ट्र की स्थिति खराब हो गई। राजस्थान में जो मजदूर थे वो मार्बल क्षेत्र में थे, मार्बल के क्षेत्र में काम करते थे, तो मार्बल में जो क्षेत्र में वो सब काम करते थे तो वहां के लोगों का संकट था। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां की सरकारों ने ये मौका खोजा कि इन प्रवासी मजदूरों को इनको अपने प्रदेश में लौटने दिया जाए। और बाद में एक कानून ऐसा हमको लगता है, अभी बना नहीं है, हमको लगता है कि बाद में ऐसा कानून बना देंगे कि जो प्रवासी फिर लौट के काम में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको पुलिस से पूछना पड़ेगा, उनको सरकार से पूछना पड़ेगा। जब ये भय आप फैला देंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार का मजदूर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, वो अपने गांव में रहेगा। उसको अपने गांव में नए ढंग से जिंदगी शुरू करनी है, क्योंकि गांव तो छोड़ चुका है। कई पीढ़ी मजदूर, आश्चर्य बात देखिए, कई पीढ़ी की पीढ़ी मजदूर अपना गांव छोड़ करके महाराष्ट्र में, राजस्थान में मजदूरी करके जी रहे थे। कई बच्चे पढ़ रहे थे, वो एक तरह से उन्होंने गांव छोड़ करके अपने जीवन का जो रूप था वहां बना लिया था। अब वो सब गया बिगड़। जो जहां वो रहते थे वो स्लम एरिया बन गया था। जमीन सरकार की थी, सरकार जमीन खाली नहीं करा पा रही थी। अब वो सब जमीन, उसमें ताला तो बंद नहीं होगा स्लम एरिया में, तो स्लम एरिया में जब ताला नहीं बंद होगा तो सरकार जमीन खाली हो गई, सरकार को सुविधा हो गई। तो ये जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपने अपने राज्यों से उन्होंने मजदूरों का पलायन कराया, इसलिए कराया कि हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश में जो रोजगार के बाद में रोजगार की स्थिति होगी, उस रोजगार की स्थिति में स्थानीय लोगों को वरीयता मिले और ये बाहर के लोग चले जाए। सर, गंभीर संकट में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सारे दल एक हों, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। आप कभी सवाल उठाते हैं कि नहीं ट्रेन का टिकट का पैसा जो है कि ले रही है सरकार, फिर आप सवाल उठाते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की यह नाकामी है केवल, जबकि महाराष्ट्र से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वहां आपकी प्राथमिकता होती है कि नहीं मजदूरों का ख्याल रखा जाए, उनके खान पान का ख्याल रखा जाए। आप उन्हें ढंग से भेज नहीं पाए और उल्टा उत्तर प्रदेश सरकार से आप सवाल कर रहे हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं क्या ये देश की अखंडता को जो है, देश की अखंडता को चुनौती देने का? भाई ये जो महामारी आई है ये किसी राजनीतिक दल के कारण आई है? नहीं ना, ये है वैश्विक महामारी है। 200 के करीब देशों में फैली हुई है। यह चीन से आई है, चीन के द्वारा प्रायोजित मान लीजिए, जैसे भी मान लीजिए आई है। तो ये सरकार का दायित्व, सरकार तो इसमें दोषी है नहीं। कोरोना महामारी एक प्राकृतिक महामारी है, चाहे अप्राकृतिक महामारी, एक रूप में आई। बचाने का काम सरकार का था कि लोगों को उस महामारी से बचाया जाए। भारत में भी इसके पहले बहुत सी महामारी आई थी। 1900 में महामारी आई अकाल की, 2 करोड़ लोग मर गए। स्पेनिश फ्लू की महामारी है, 2 करोड़ लोग मर गए। ये मरे कि नहीं मरे, इतिहास है। तो अब भारत सरकार ने उसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए, से सबक लेते हुए इस महामारी से बचने का उपाय किया। भारत सरकार का क्या योजना था? भारत सरकार का उद्देश्य ये था कि लॉकडाउन से कोरोना के चेन को हम तोड़ देंगे और कोरोना के चेन को तोड़ करके हमारी अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर हो जाए लेकिन हम भारत के किसी नागरिक को मरने नहीं देंगे। लेकिन लॉकडाउन पर ही सवाल उठाया, सुनिए, मरने नहीं देंगे, ये उद्देश्य था सरकार का। तो जब ये उद्देश्य ओपन हो गया तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो राजनीति करेगा। विपक्ष को सोचा कि मोदी जी को पटकने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसी में राजनीति करके इनको पटक दो। मोदी जी को पटकने के चक्कर में खुद पटका गए। अब लॉकडाउन को लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं लॉकडाउन लोकतंत्र के लिए खतरा है। सोनिया गांधी कह रही हैं
और लॉकडाउन से लोकतंत्र का क्या मतलब? हमको तो नहीं समझ में आया। महामारी से लोकतंत्र का क्या मतलब? लोकतंत्र तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से है, और लॉकडाउन भी जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा है। तो लोकतंत्र आप जोड़ करके कह रहे हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ है, तो आपातकाल लोकतंत्र का समर्थक था? ये सवाल मेरा है कि आपातकाल में आप ही ने लगाया, तो आपातकाल लोकतंत्र का विरोधी था। हुआ ये कि विपक्ष की सारी राजनीति ध्वस्त हो गई। अब उस ध्वस्त राजनीति में उनको प्रवासी मजदूरों को संकट खड़ा करना था। तो इन विपक्षियों ने ये अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, उन्होंने प्रवासी मजदूरों की समस्या को उभारने के लिए आग लगाया, और वो प्रवासी मजदूर बेचारे परेशान थे तो उसमें बहक गए। इसलिए महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में प्रवासी मजदूरों पर सबसे अधिक लाठी पड़ी। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी प्रवासी मजदूर हैं, ऐसा नहीं है। झारखंड वगैरह के, बिहार वगैरह के प्रवासी मजदूर लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की अराजकता नहीं देखने को मिली। कहाँ मिली? दिल्ली में, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आ रहे थे। और योगी ने तत्परता से इसको लपकते हुए उन्होंने अपने प्रवासियों को बुलाया, उनका स्क्रीन जो टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट कराया, और करा करके उनको, और यहाँ तक घोषणा कर दी कि अब हमारे प्रवासी मजदूर किसी राज्य में नहीं जाएगा, हम उनको रोजगार देंगे। अब राजनीति आपकी ध्वस्त हो गई। जब योगी सरकार कहने लगी कि हम अपने प्रवासियों को रोजगार देंगे, जब बिहार सरकार कहने लगी कि हम अपने प्रवासियों को रोजगार देंगे, तब उनकी राजनीति रही की रही रह गई।